नवां किताब तो मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी महिंद्रा कोचिंग मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए एक खुशखबरी है। यूपी में वैकेंसी धुआंधार वैकेंसी आ रही है। यूपी 2020 और 21 जैसे क्रिकेट 2020 खेलते थे लोग, भीड़ लगती थी, वैसे अब कोचिंग संस्थान और पढ़ने पढ़ाने में भी भीड़ लगेगी। तो आप लोग पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दें, जिससे कि वैकेंसी आए और उसमें आपको भी ले जाए, यानी आपका सिलेक्शन दिलाए। नहीं तो वो आएगी और चली जाएगी, हम लोग ताकते रह जाएंगे, कोरोना के चक्कर में पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग देखिए, यूपी प्राइमरी में 50,000 वैकेंसी आने की संभावना है। यूपी मिडिल यानी जूनियर में भी 5,000 वैकेंसी आने की संभावना है, जो पेपर में आप लोग पढ़े होंगे, समाचार में सुने होंगे, यूट्यूब चैनल में सुने होंगे। टीजीटी में भी 16 से 18,000 के बीच में आने की संभावना है। तदर्थ शिक्षक सुन रहे हैं, 35,000 निकाल दिए गए हैं, हो सकता है 21 में ये भी आ जाए। तो आपको वैकेंसी मिलेगी, 20 में भी मिलेगी, 21 में भी मिलेगी, और 22 में चुनाव है, इसलिए ये वैकेंसियाँ आएंगी, फार्म भराएंगी, हो सकता है परीक्षा भी कराए। इसलिए आपको परीक्षा तैयारी पहले करना है। पहले करेंगे तो पहले पाएंगे, बाद में करेंगे तो बाद का बाद में रहता है। इसलिए इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपसे यूपी टेट और यूपी टीजीटी को ध्यान में रखते हुए व्याकरण और साहित्य के कुछ प्रश्न टीजीटी में इसमें मिल जाएंगे, यूपी टेट में। बाकी आप साहित्य पढ़ते रहिए, या फिर अभी टेट देखिए, उसके बाद जब वैकेंसी आएगी फार्म भरिए, उसके बाद टेट की भी क्लास चलेगी, टीजीटी का भी क्लास चलेगी। अभी आप लोग केवल टेट देखिए, और उसमें भी अगर एमपी टेट कोई डाला है तो एमपी टेट देखें, और आर टेट और सी टेट, यूपी टेट, ये दिसंबर में, ये सितंबर में, ये भी सितंबर में, ये भी सितंबर में। 3 परीक्षाएं लगातार हैं, 4 परीक्षाएं, 1 2 3 4 परीक्षाएं लगातार हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तक फिर टीजीटी पे आते हैं, जिसमें संस्कृत टेट में भी है, संस्कृत टीजीटी में भी है। तो व्याकरण के लिए, प्रत्याहार के लिए, सूत्र के लिए, और शब्दार्थ के लिए, और अंगों के नाम, और ये हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये। उसके बाद आपका धातु रूप, शब्द रूप, ये सब जो है आपका तैयार हो जाएगा टेट में, जो टीजीटी में आपका काम करेगा। तो आप पहले टेट देखिए, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ये परीक्षाएं संभावित है। ये सितंबर में है, ये भी सितंबर अक्टूबर में लास्ट तक, ये नवंबर या दिसंबर में। 3 4 परीक्षाएं लगातार हैं, उसमें तब तैयारी पहले से बनी रहनी चाहिए। हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा। अब संस्कृत शब्द कैसे बना है? सम धन क्री धन त। सम ये क्या है? उपसर्ग है, क्री धातु है, त प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध एवं परिभाषित, शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा। यानी संस्कृत हमें शुद्ध बोलना, सीखना, पढ़ना सिखाती है। अब आता है भास मतलब भाषा। भास का शब्द होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। भास शब्द से ही भाषा बना। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि भास शब्द से क्या बना है, तो भाषा या भाषा शब्द इस शब्द से बना है, भास शब्द से। इसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं पूछता है, इसमें बस इतना पूछता है भास शब्द से बना है भाषा, बस। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण आपका पूछता है व्याकरण में कौन से उपसर्ग, प्रत्यय और धातु हैं। तो वी और अंग ये दोनों उपसर्ग हैं, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय। अब व्याकरण का परिभाषा देखिए, व्याकरण का अर्थ देखिए। व्याकरण वह है जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति तथा निष्पत्ति बताई जाती है। मतलब व्याकरण वह है जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है, और व्याकरण हमें शुद्ध
शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। और व्याकरण को वेद में मुख कहा गया है। व्याकरणम मुखम निष्पतम, व्याकरण को मुख कहा गया है। रही बात उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति वही पाणिनि महाराज जब 14 सूत्र बनाए थे तो वही उनकी उत्पत्ति हुई है। तभी से व्याकरण का लोकाचार हुआ है। नहीं तो पहले सबसे पहले साहित्य आया था और साहित्य के लोग मौखिक रूप से आदान प्रदान करते थे। तब उस समय लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना नहीं था, बस केवल मौखिक बताना था, सुनना था। गुरु जी, ऋषि जी, महर्षि जी सब पढ़ाते थे और विद्यार्थीगण जो होते थे वो जाके पढ़ते थे। उस समय के प्रचलन था केवल मौखिक। आज का प्रकरण चला है वस्तुनिष्ठ। प्रश्न भी आपके और उत्तर भी सामने रहता है, पढ़ना भी आपको और उत्तर भी आपको लगाना है। ये रहे आपके। अब चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। ये तो छोटे छोटे शब्द के अर्थ भावार्थ हो गए। अब आते हैं हम वर्ण व्यंजक पे। मित्रों देखिए, आगे आगे हम बताना चाहते हैं कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। लेकिन इससे पहले पूर्व बता दें कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये हमारे व्याकरण के 4 अंग हैं। जो प्रथम होता है वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं? तो वर्ण देखिए 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। वर्ण और अक्षर एक समानार्थी है जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का परिभाषा अगर दिया जाए तो वर्ण का यह परिभाषा है कि शब्दों की अंतिम अवस्था या वे वर्ण जिनका खंड न किया जा सके, वे वर्ण जिनका खंड न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, अब ये स्वर जो है अ, इ, ओ, ये देखिए स्वर है, इनका कोई खंड नहीं होता है। इसी प्रकार व्यंजन में जब क में हलंत लग जाए तो ये भी खंड नहीं किया जा सकता। ये इसका अंतिम अवस्था है, इसका खंड नहीं होता, इसी को वर्ण कहते हैं। अगर हम इसमें स्वर जोड़ देते हैं तो ये क बनता है जो स्वर युक्त होता है, तो इसका खंड किया जा सकता है। खंड करेंगे तो ये होगा और खंड नहीं करेंगे तो ये होगा। तो आपको इतना समझना है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जिसका कोई खंड न किया जा सके वे वर्ण होते हैं। अब वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद। देखिए, वर्ण के 2 भेद, पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर के 3 भेद, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर से एक प्रश्न आते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं, कौन कौन है? दीर्घ स्वर कितने हैं, कौन कौन है? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन वर्ण आते हैं ये देखिए। तो अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ये 5 वर्ण ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहे जाते हैं। अ, इ, उ, ऋ, ऋ, इनकी संख्या 5 है और इनकी मात्रा 1 होती है। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण करने में अगर एक पलक झमक
एक पलक झपकने का जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मतलब पलक झपकने का समय, अगर एक पलक झपकने का जो समय होता है वह एक मात्रा का सूचक होता है और वह ह्रस्व स्वर में आता है या मूल स्वर में आता है। उसके बाद पलक झपकने का जो 2 बार होता है, 2 बार पलक झपकने का जो समय लेता है वह दीर्घ स्वर में आता है, जिसकी मात्रा 2 होती है तथा यह यस के नाम से संबोधित होता है। इसका प्रयोग जो है यगड़ मगड़ रगड़ झगड़ तगड़ छंदों में प्रयोग किया जाता है। यमा तारा जबान सा लगा जो उसका सूत्र होता है, आज छंद में बता दें। अब प्लुत स्वर जो होते हैं इनकी मात्रा 3 होती है। यह 3 पलक झपकने का जो समय लगता है जो मतलब उसका बराबर होता है, तो वहां 3 मात्रा का प्रयोग हो तो वहां प्लुत स्वर होता है। इसका प्रयोग प्रायः वेदों में या दूर से पुकारने वाले वस्तु का होता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कौन कौन है देख लीजिए। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ रे, ये 4 यही इसी का दीर्घ हो गए हैं। और री को दीर्घ नहीं होता इसलिए इसका छोड़ दिया गया है। तो आ को आ, ई को दीर्घ ई, उ को दीर्घ उ, री को छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ स्वर यहाँ पूछा गया है। 4 ये प्लस 4 ये। अब इसी को संयुक्त 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 स्वर कहते हैं। संयुक्त या और कौन सा स्वर कहते हैं? इसे मिश्रित स्वर कहते हैं। संयुक्त या मिश्रित स्वर जिनकी संख्या 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 8। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछे तो ये 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कुल पूछे तो 8, और संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर के पूछे तो 4। और प्लुत स्वर केवल 3 मात्रा, ये ओम में जो 3 बना रहता है इसी पे दर्शाता है। इसका प्रयोग वेदों में या दूर के पुकारने में किया जाता है। ये रहे हमारे वर्ण के 2 भेद, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। ये स्वर के भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यहाँ से एक प्रश्न टेट में जरूर आता है। अब उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन जब समाप्त होगा तो फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। इस प्रकार हम क्रमशः क्रमागत चलते हैं, जिसे संस्कृत में व्याकरण के आगमन पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा आगमन पद्धति से भी एक प्रश्न आता है शिक्षण के रूप में। तो व्यंजन की वीडियो हम अगले में बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो और छोटे छोटे प्रश्न को समझते रहिए, जिससे कि परीक्षा में भूल ना हो सके। एक साथ अगर आपको कोई पढ़ा दिया जाए तो आप भ्रम में हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कुछ देर तक याद रहता है, फिर विस्मृत हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, जिससे भूल जाते हैं, परीक्षा में जाके गलती कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जीत आपकी होती है कि परीक्षा में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। घर पर चाहे जितनी गलती हो जाए, देर से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जो शिक्षण के रूप में चल रहा है वह आगमन आधारित चल रहा है, आगमन शिक्षण के आधार पर चल रहा है। नवीन प्रणाली जो है वो आगमन पद्धति चल रहा है कि पहले उदाहरण फिर नियम। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप इसको पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, याद करते रहिए, जिससे एक भी परीक्षा में अब यहाँ से कोई एक प्रश्न बन जाए। जैसे व्याकरण के अंग कितने हैं? 4। कौन कौन है आपको बताना है? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब फिर वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिसकी एक मात्रा हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये हमारे 5 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री,
ये चार हमारे मूल ह्रस्व दीर्घ स्वर हैं, प्लस संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ और 4 4 8, इनकी संख्या दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 8 हो जाती है। इनकी मात्रा कितनी होती है? तो इनकी मात्रा 2 होती है, जिसे हम यश के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका प्रयोग हम छंदों में करते हैं। यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ रगड़ भगड़ जभान सलगा वाले सूत्र में करते हैं। संयुक्त स्वर को ही मिश्र स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। अब आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है या दूर से पुकारने में किया जाता है। जैसे ओम लिखा है तो ओम में जो बीच में 3 की तरह लग रहा है, यही 3 इसका मात्रा है। अब यह सूचक है कि ओम, पुकारने में ज्यादा समय लगे उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। या जैसे कोई गाय चरा रहा है, उसको बुलाना है तो लोग गाँव बुलाते हैं कलुआ रे, तो दूर तक पुकारने में जो शब्द लगता है इसी को कहते हैं 3 पलक झपकने का समय लगता है, उसी को 3 मात्रा कहते हैं। तो ये रहे हमारे स्वर संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में आपको व्यंजन का प्रश्न दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।